Hello friends, I am Dr. Kanak Ramnani, Director, Mamta Super Speciality Hospital. We here believe in a complete management of a child at home, at school, at a playground and in the hospital sector. We, a group of 7 pediatricians under the head of Mamta Super Speciality Hospital Pediatric Wing, have started a podcast series for you. Time and again, we'll be touching important topics so that you get the best knowledge about these things. For our first podcast, we have done how to prevent and deal with any emergencies at home and at school. Please see this podcast and give your valuable opinion about that. We will also be happy to answer your questions. You can leave your comment or question at the link. Thank you. कल वो टैंक में बच्चा गिरा हुआ आया था क्या? 3 साल का बच्चा था और पॉन्ड, उसके फादर ने बोला कि वो पॉन्ड के सराउंडिंग में खेल रहा था और 2-3 बच्चे और होंगे और गलती से वो बच्चा पॉन्ड में गिर गया और इनको पता चला हाफ एन आवर के बाद में कि वो पॉन्ड में गिरा हुआ था। तो इन्होंने विद इन अ पीरियड ऑफ 30 मिनट्स उनको निकाला, बट वो काफ़ी कोल्ड ब्लडेड हो चुका था। तो वो हॉस्पिटल पहुँचते तक के हमारे पास जब बच्चा पहुंचा तो it was cold blooded। पर ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है ना कि अपन लोग अब सिक्योरिटी पे ध्यान दें घर के अंदर और बाहर, है ना। तो पेरेंट्स को बच्चों के सेफ्टी सिक्योरिटी, बच्चे बाहर खेल रहे हैं, कितना सेफ एनवायरनमेंट खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। कहीं अगर बच्चा जा रहा है, पास में कोई बड़ा कुआं है, कुछ है, पॉन्ड है, तो उस पर बेटर ध्यान देना चाहिए, रखना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ होता है तो जितना जल्दी हो सके उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट दे के जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल लाएंगे, ताकि हम उसको रिवाइव करने में, मतलब हमको टाइम मिलेगा मदद करने में। ऐसे घर के अंदर भी बहुत पॉइंट्स होते हैं ना जो डेंजरस होते हैं बच्चों के अंदर, जो अपने खुद के घरों में हो रहा होता है। जनरली मैडम 5 साल तक के बच्चों को सुपरवाइज भी प्लेइंग एरिया में जाने देना चाहिए। और घर के अंदर भी जैसे अपन जो इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स होते हैं उनको देखना चाहिए कि वो कहीं पर छूटे तो नहीं हैं, वो कवर होने चाहिए। जैसे जो भी फर्नीचर्स हैं जिनसे चोट लग सकता है, तो मेरे ख्याल से उसमें गार्ड लगे रहने चाहिए ताकि बच्चों को प्रोटेक्शन मिल सके। सीढ़ी में भी छोटे दरवाजे लगे रहने चाहिए, बहुत बच्चे सीढ़ी से भी गिर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे आते हैं हमारे पास, सीढ़ी से गिर गया। 2 दिन पहले रात में एक पेशेंट आया था, सीढ़ी में खेल रहा था, गिर गया, उसका चोट लगा था सर पे, यहाँ पे इंजरी था, तो आपको स्टिच करना पड़ा, वो सब करना पड़ा। तो ऐसे इंसिडेंट से घर पे होते हैं, फर्नीचर से, सीढ़ी से बच्चे गिर के इंजरी होते हैं। सेकंड थिंग, मुझे लगता है कि जो ड्रग्स, कोई भी दवाइयाँ हैं तो उनको बच्चों के रिस्क से दूर रखना चाहिए। बच्चे क्या है, कुछ कोई मेडिसिन रखा हुआ है, सोचते हैं पीने का चीज़ खोल के पूरा पी जाते हैं। ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं हमारे पास जो कि कुछ मेडिसिन खा लेते हैं, या थिनर, मैक्सिमम बच्चे आते हैं तो पेंट का थिनर यूज़ करते हैं, वो थिनर वाले बहुत बच्चे आते हैं, थिनर पी लेते हैं, या ऑल आउट केस बहुत आते हैं। उस दिन 2 बच्चे ना बैट बॉल खेल रहे थे घर में, तो एक बैट जाके अपने यहीं पे पेशेंट आया था, डिप्रेस फ्रैक्चर हो गया था स्कल पे, बैट लग गई थी और वो लड़ाई नहीं हुई थी, वो लोग खेल रहे थे ना तो पीछे से बैट लगी थी। तो ये सब एक्सीडेंटल इंजरी होता है, एक्सीडेंटल इंजरीज भी ज़्यादा आ गई हैं। गैसेस ऑन नहीं रहनी चाहिए, ये भी अपन को बहुत। उस दिन वो बच्चा नहीं आया था, वो जो गर्म दूध गिर गया था उसके ऊपर। हाँ। तो ऐसे ही किचन का एंट्री पॉइंट्स भी अपन को क्लोज रखने चाहिए अगर अनअटेंडेड बच्चे हैं, स्पेशली वो छोटे बच्चों के साथ। 3 मंथ्स में पहला टर्न मारना सीखते हैं, आप 2 मिनट छोड़े और बच्चा आपका टर्न मार के गिरने का जो संभावना होता है। तो 3 से 4 महीने के बच्चे हैं, उनको जमीन पे ही रखना चाहिए अपन लोग को। टॉडलर्स होते हैं मैम, छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो होता है फल्ली होता है या कोई प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स होता है, वो अपने कान में डाल देते हैं, अपने ईयर्स में डाल देते हैं और लंग में फंस जाए तो डेंजरस ही हो जाता है। इवन 2 सिबलिंग्स होंगे तो 3 इयर्स का जो बच्चा या 5 इयर्स का बच्चा अपने छोटे सिबलिंग को कभी कभी फॉरेन बॉडी खिला देता है, तो अपन के बीच में 2 निकालने पड़े थे अपन को, है ना। ये सब बहुत ऑब्जर्वेशन रखना पड़ रहा है। मैग्नेट्स होते हैं, कॉइन्स होते हैं, बच्चों को लोग कॉइन देते हैं पैसा के चक्कर में, उसको पैसे बच्चे स्प्रे खा लेते हैं, मुंह में डाल लेते हैं, लंग्स पर चला जाता है, या फिर सोलो कर लेते हैं, उनका स्टमक पर चला जाता है। बहुत सारे ऐसे कॉइन्स सोलो करके बच्चे आए हैं हमारे पास। पर डेंजरस तो वो छोटी बैटरीज थी जो अपन लोग को उस बच्चे में बहुत प्रॉब्लम हुई, जहाँ पे लीक हो गई थी वो बैटरी। वो एक छोटे बच्चे की बैटरी स्टमक में पहुंच गया था, हाँ, और लीक हो गया था वहाँ पे। जब तक वो यहाँ आए तो वो ऑलरेडी लीक हो गया था, तो उसको एसिड बर्न भी हो गया उस चक्कर में।
ये सब तो घर के अंदर हो गया। स्कूल में भी मेरे ख्याल में टीचर्स तो ध्यान देते ही होंगे। स्कूल में बच्चे खेलते हैं मैम, तो उनका भी इंजरी का वो ज़्यादा रिस्क रहता है। वहाँ पे खेलते खेलते कुछ चोट लगा हुआ, तो जो भी शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं उनको बच्चों से दूर रखना चाहिए, प्लेइंग एरिया से एटलीस्ट। और टीचर को भी ट्रेन करना चाहिए, मतलब जो शायद स्कूल में ट्रेन करते ही होंगे टीचर्स को सेफ्टी सिक्योरिटी के रिगार्डिंग, लेकिन वहाँ भी कुछ इंसिडेंट्स आते हैं कि बच्चे कुछ इंजरी हो गया, कुछ हो गया, वहाँ से आते हैं, तो उसमें भी पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए और टीचर्स को भी ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से। स्कूल में एक और प्रॉब्लम यह है कि अगर स्कूल में पूल है तो आया दाई वगैरह तो होना ही चाहिए, बच्चों को थोड़ा पूल वगैरह से दूर रहें बच्चे। और स्कूल में हाइड्रेशन का भी मेरे हिसाब से तो टीचर्स ध्यान देते होंगे, गर्मी इतनी होती होगी तो रेगुलर बेसिस पे पानी वानी पिलाते रहते होंगे। स्पेशली आजकल गर्मी का मौसम है, बच्चे बाहर खेलते हैं, उनका स्पोर्ट्स पीरियड्स होता होगा, गर्मी में बच्चों को डिहाइड्रेशन होने का रिस्क ज़्यादा है, खेलते हैं करते हैं, उनके लिए रेगुलर हाइड्रेशन मेंटेन के लिए पानी देना चाहिए। और स्पेशली पानी जो दे रहे हैं वो कितना सेफ वाटर दे रहे हैं, स्टेराइल, वो उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चों का आजकल इन्फेक्शन, बाहर से पानी पीने से पेट का इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। तो उस पर स्कूल में बच्चे पानी पीते हैं तो कैसे पानी पी रहे हैं, कितना अच्छा पानी पी रहे हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए स्कूल में। रायपुर के सराउंडिंग्स एरिया में भी सर अभी बहुत केसेस हमने डायरिया, वॉमिटिंग इसके देखे हैं, मोस्टली जो कंटामिनेटेड वाटर्स के कारण होते हैं, वाटर में कंटामिनेशन के कारण होता है। लेकिन बहुत सारे हेपेटाइटिस पेशेंट देखे हैं हमारे पास, हेपेटाइटिस ए का पेशेंट 2-3 एडमिट हुए हैं हमारे पास रिसेंटली। ये ए और ई तो वाटर बोर्न है, तो पानी की सफाई तो रखनी ही चाहिए। एंट्रिक फीवर भी अभी बहुत ज़्यादा आ रहा है, बच्चों के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, वाटर हाइजीन तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। और ये जो अबनॉर्मल रेंस होती है उसमें आजकल वायरल इन्फेक्शंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो वो भी अपन को बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। इस मौसम में कम से कम इन लोग को बर्फ़ का गोला और ये सब नहीं खाना चाहिए। एक चीज़ है कि पेरेंट्स हमेशा ये बोलते हैं कि टाइफाइड हमारे बच्चों को 1 साल पहले था, अभी भी उसको बुखार आ रहा है, तो क्या हम फिर से टाइफाइड का टेस्ट कराएं क्या? वो और जनरली क्या है, टाइफाइड का टेस्ट हमने देखा है कि 6 महीने तक के पॉजिटिव ही रहता है। एक बार हो गया तो पेरेंट्स का ये हमेशा कंफ्यूजन रहा है कि टाइफाइड का टेस्ट इसका ठीक ही नहीं हो रहा है, टाइफाइड पॉजिटिव आ रहा है, वो पेरेंट्स अपने से ही टेस्ट करा लेते हैं। अपने को तो यही काउंसलिंग करना है कि तब अपन को विडाल पे तो रिलाई नहीं करना है। अगर आपको बहुत हाई सस्पिशन है पेरेंट्स का, तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि इन केस ऑफ डाउट आस्क द मदर, तो फिर अपन लोग को तब कल्चर करा लेना चाहिए। नहीं तो अपन लोग, अब तो अलाइजा भी अवेलेबल हो गया ना, अलाइजा जो अपना टाइफाइड के अंदर आता है, तो उसको भी काफ़ी सेंसिटिव है। लेकिन जो कॉमनली बाहर लोग करा लेते हैं, विडाल टेस्ट करा के चले जाते हैं पॉजिटिव करके, उसका बहुत ही ज़्यादा कोई पॉजिटिव उसका, लेकिन बाहर जो जीपीस है उनके तरफ से काफ़ी नाजायज़ एंटीबायोटिक का यूज़ भी हो रहा है। केवल टाइफाइड पॉजिटिव करके काफ़ी लंबा एंटीबायोटिक दे दिया जा रहा है, तो वो भी नॉन। इवन पेरेंट्स भी अपने से एंटीबायोटिक दे देते हैं कि कुछ बुखार हुआ, 1 दिन का बुखार हुआ, दे के एंटीबायोटिक, ये सोचे कि एंटीबायोटिक देंगे तो बुखार ठीक हो जाएगा, लेकिन वो गलत प्रैक्टिस है। डायरिया के केसेस भी कॉमन हैं, तो पेरेंट्स क्या होता है कि अपने से ही आजकल कुछ पेरेंट्स दवाई दे देते हैं, जिसमें टाइप की चीजें, मैडम सुकोना जिसको बोलते हैं, लोपेरामाइड। हाँ, लोपेरामाइड सर मैडम वो बहुत कॉमन हो गया है। हाँ, अभी 4 पेशेंट हम लोग ने लोपेरामाइड टॉक्सिसिटी देखे, चारों के चारों बच्चों को लोपेरामाइड के सारे साइड इफ़ेक्ट्स थे, जिसमें से तो 2 पेरेंट्स थे ये बोला भी कि अब वो गांव में जाके सबको ट्रेन करेंगे कि सुकोना छोटे बच्चों के लिए नहीं बना हुआ है, ये वो पोटेंशियल हजार्डस एंड पोटेंशियल पॉइजन होता है छोटे बच्चों में, तो लोपेरामाइड इज़ नॉट अलाउड इन। सुकोना या लोपेरामाइड से ब्रीदिंग डिफिकल्टीज भी, और 2 बच्चों को तो हमको वेंटिलेट करना पड़ गया, वेंटिलेटर करके काफ़ी मुश्किल से वो बच्चे सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि अगर इन्फेक्टिव डायरिया हुआ और आपने सुकोना कर दिया तो आपको टॉक्सिन्स ही बहुत ज़्यादा घातक हो जाएंगे, तो आपको और ज़्यादा सीरियसनेस हो जाएगा। तो सुकोना ऐसी ORS जो होता है वो लॉस के लिए बना है। कल एक मदर आई, उसने एक बच्चे को 6 ORS एक दिन में पिला दिया था विदाउट प्योर वाटर। बच्चे को टिंगलिंग सेंसेशन हो गई थी ओवर सॉल्ट की वजह से, क्योंकि उसको ना वॉमिट था ना डायरिया, कोई लॉस नहीं था, बस उनको लगा कि गर्मी में बच्चे को अच्छा नहीं लग रहा है, तो उन लोग ने ORS पिला दिया। एंड सेकंड थिंग में मुझे लगता है कि ORS बनाने का तरीका भी बहुत सारे पेरेंट्स को नहीं आता है, कितने पानी में कितने ORS मिलाना है, उसका भी पर्टिकुलर अमाउंट रहता है, कि जो एक पैकेट रहता है बड़ा पैकेट, उसको 1 लीटर में मिलाना होता है, छोटा पैकेट होता है उसको 200 ml पानी में मिलाना होता है। पेरेंट्स क्या करते हैं, आधा ORS लेंगे, आधा पानी मिला लेंगे, उसमें क्या होता है ORS का कंसनट्रेशन इधर उधर होता है, उससे मैम और इश्यू होता है। स्पेशली 1 ईयर के नीचे तो अगर आपने ORS पिलाना है तो अब तो
जो डाइल्यूशन होता है वो परफेक्ट चलना चाहिए। बल्कि जो बहुत माल नरिश बच्चे होते हैं उसमें बोलते हैं पानी की मात्रा पाउडर की मात्रा से ज़्यादा रहेगी। अगर बच्चा बहुत कुपोषित है, अपने वजन से नीचे चल रहा है, तब आपको ORS के पाउडर में ज़्यादा पानी डालना पड़ जाएगा। सर अभी मानसून सीज़न आ रहा है तो काफ़ी पेरेंट्स का ये भी रहता है कि क्या मानसून सीज़न के पहले कोई वैक्सीन हम लगवा सकते हैं? ये मानसून सीजन में वायरल इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा ही रिस्क रहता है, तो हम लोग इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन रेगुलरली सारे बच्चों को रिकमेंड करते हैं। 6 से 7 महीने के बच्चों को तो हम इन्फ्लुएंजा वैक्सीन शुरू में लगाते हैं। उसके बाद हर साल एटलीस्ट मानसून के सीज़न से पहले सारे बच्चों को एक बार तो हर साल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगाना चाहिए। उससे काफ़ी जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है वायरल इन्फेक्शन बच्चों को, उससे बच्चे बच सकते हैं उससे। दूसरा, मानसून में मच्छर की ब्रीडिंग बहुत बढ़ जाती है, तो सबको मालूम है कि डेंगू का इसमें प्रकोप बढ़ जाता है। तो मानसून से पहले एक तो आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो मच्छर डेंगू करता है वही जापानीज एनकेफेलाइटिस करता है। जापानीज एनकेफेलाइटिस क्योंकि बहुत ही बुरा टाइप का ब्रेन फीवर है, इसके लिए उसका वैक्सीन अवेलेबल है। तो एक बार जेई वैक्सीन के बारे में भी परिवारों को सोचना चाहिए। दूसरा, मॉस्किलो रेपेलेंट्स बहुत टाइप के आने लगे हैं, रोल ऑन, स्टिकर्स, वो तो लगा के ही बच्चों को भेजना चाहिए बाहर।